हेलो सोल्जर, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एसकेसी डिफेंस अकेडमी में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतरीन लेवल से अपना एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, कोस्ट गार्ड। और आज तो आपके लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज हम लोग एयरफोर्स इंटेक 1 2024 का फेज 1 रिजल्ट आपका आउट हो गया है। और जहाँ तक हम लोग के चैनल के द्वारा जो कट ऑफ बताया गया था वही कट ऑफ सेम देखने को मिला है। कट ऑफ तो काफ़ी लो गया है, जो हम लोगों ने जो एक पॉसिबिलिटी बताया था वही कट ऑफ के रेंज में आया है आपके ऑफिशियल कट ऑफ। ठीक है, तो जिन सोल्जर्स का हुआ है उन्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। आप अगले फेज के लिए आप रेडी हो जाइए। ठीक है, आज भर खुशी बनाइए, बट कल से आप फेज 2 के लिए अपना बेहतरीन लेवल से अपना प्रिपरेशन में, ठीक है, लग जाइए। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है प्लीज़ एक बार कमेंट कीजिए, यस सर मेरा सिलेक्शन हो गया। कट ऑफ तो मैं जहाँ तक देखा हूँ ग्रुप एक्स का लगभग वाई में अगर गया तो 22 कट ऑफ गया था, बहुत मिनिमम कट ऑफ गया है। और गर्ल्स में देखा गया तो वो भी 22 गया है। वही आपके ग्रुप वाई में अगर कट ऑफ देखा गया है तो लगभग वाई में 37.5 है, गर्ल्स में 31 ऐसे अप्रॉक्स में गया है। ठीक है, तो कट ऑफ जिन्होंने मेरे शेर और शेरनियाँ जिन्होंने कट ऑफ क्लियर किया उनको बहुत बहुत बधाई। और आगे की फेज के लिए आप बिल्कुल सेना में जाइए, एयरफोर्स वॉरियर बनिए। ठीक है, और देश का नाम रोशन कीजिए। तो एक बार प्लीज़ कमेंट कीजिए किनका किनका सिलेक्शन हुआ है, मैं एक बार देखना चाहता हूँ। कमेंट में प्लीज़ एक बार लिखिए किनका किनका रिजल्ट निकला है। और जल्द ही आपका सेकेंड इनटेक 2024 का आएगा, तो प्लीज़ अभी से ही तैयारी में लग जाइए, जो कि हमारे चैनल के द्वारा बेहतरीन लेवल का आपको कंटेंट मिल रहा है। फिजिक्स का हो तो रीजनिंग भी पढ़ाई हो रहा है, मैथ भी हो रहा है, इकोनॉमिक्स भी हो रहा है, तो बिल्कुल हर सब्जेक्ट हो रहा है। आपका जनरल साइंस का भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है फैकल्टीज़ के द्वारा। तो प्लीज़ आप उसे हर वीडियोस को बेहतरीन लेवल से देखिए। और हम लोग डेली टेक्निकल फिजिक्स तो हो ही रहे हैं बेहतरीन लेवल से। आज हम लोग फ्रिक्शन का थर्ड पार्ट करेंगे और आपका सपोर्ट रहा तो आज हम लोग इसको फिनिश भी कर देंगे। तो बस सारे बच्चे जय हिंद का कमेंट कर देंगे, यस सर वी आर रेडी, वी आर रेडी। और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन जिन्होंने स्टूडेंट निकाला है अपना आज का रिजल्ट एयरफोर्स का। और जिनका नहीं हुआ है वो बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि अपनी गलती को देखिए, कहाँ गलती हुई है, किस सब्जेक्ट आपका वीक है, कहाँ नंबर कम है, उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए, अगला फेज में आपका हो जाएगा। तो इसलिए डिस्करेज नहीं होना है, हमेशा शुरू से मोटिवेट रखना है। ठीक है, और हमारे चैनल के साथ जुड़िए, देख रहे हैं बेहतरीन लेवल के साथ। या कहीं भी आपको अगर कंटेंट मिल रहा है, मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ, आप मुझसे ही फिजिक्स पढ़िए। आपको कहीं भी फिजिक्स समझ में आ रहा है पर पढ़िए, अपने जो वीक सब्जेक्ट है उसको पहचानिए और एक बेस्ट टीचर का वीडियो देखिए, पर एक ही टीचर का पढ़िए। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर आपके लिए बेस्ट रहेगा। 10 टीचर से पढ़िएगा 10 दिमाग घूमेगा। ठीक है, बट मैं आपका जहाँ तक बता दूँ तो मैं जो भी कंसेप्ट और कंटेंट देता हूँ आपके प्योरली डेडिकेटेड होता है डिफेंस एग्जाम का। आप देख भी रहे हैं इतना दिन से हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, लगभग 1 मंथ हो गया। आज हम लोग फ्रिक्शन को भी लगता है द इंड कर देंगे अगर आपका सपोर्ट रहा तो मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि इस चैनल पे जो भी कंटेंट दिया जाता है वो बिल्कुल बेस्ट एंड बेस्ट रहता है, क्योंकि जो भी फैकल्टीज हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम क्लियर किए हुए हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस है, वो बात आप मेरे सोल्जर्स जानते हैं। ठीक है, तो क्या रेडी है, वह फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे ग्रुप इंस्टाग्राम फेसबुक में। ठीक है, बस शेयर कर दीजिए सारे ग्रुप फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे कि संतोष सर आ गए ज़बरदस्त के बोले फिजिक्स का टहलका लगाने के लिए। पर डे हम लोग वीडियो को लाते हैं और मतलब क्लास को पढ़ते हैं और कंटेंट को रिकॉल करते हैं, और जितना यहाँ से हो सके नोट्स में फुल्ली आपको 100% कोशिश करता हूँ कि आपके माइंड में घुस जाए। ठीक है, आपके माइंड में पूरा 100% कैप्चर हो जाए। ठीक है मेरे सोल्जर्स, तो बताइए कल हम लोग कहाँ थे। हमने सोल्जर्स लास्ट टॉपिक कल क्या था हमारा फ्रिक्शन का पार्ट 2 में। जहाँ तक मुझे याद है कल में भी हम लोग थे शायद टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को फेस किए थे। आपका रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ रहे थे कि रोलिंग फ्रिक्शन जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो रोलिंग का होता है वो जो आपका, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कब आता है जब आपका एक ऑब्जेक्ट आपका जो है एक सरफेस से दूसरा सरफेस पर रोल करके जाता है, तो वहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। वहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा रहता है, एक स्फीयर रहता है, व्हील रहता है, रिंग टाइप का रहता है। हमने कल बेहतरीन लेवल से एग्जाम्पल से क्लियर किया था। फिर हमने बोला था कि रोलिंग फ्रिक्शन का जो फ्रिक्शन जो है रोलिंग फ्रिक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का,
अभिलंब प्रतिक्रिया बल का, और एक होता है त्रिज्या उस ऑब्जेक्ट का। जितना ही ज़्यादा व्हील का मतलब रोलिंग फ्रिक्शन, जो मतलब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि इन्वर्टर स्टैंड, जिसके ऊपर इन्वर्टर रखा गया है, तो इन्वर्टर स्टैंड जो है उसके नीचे पहिए लगे रहते हैं, तो पहिया छोटा रहता है, उसका रेडियस कम रहता है, जिस वजह से रोलिंग फ्रिक्शन भी कम लगेगा। अगर कोई बड़ा मशीनरी पार्ट है उसमें ज़्यादा हम लोग टायर या व्हील का यूज कर देंगे तो वहाँ पे फ्रिक्शन भी ज़्यादा लगेगा। तो ऐसे करके हम लोग कल सारे कॉन्सेप्ट को, स्लाइडिंग हो, काइनेटिक फ्रिक्शन, सारे कॉन्सेप्ट को सोल्यूस क्लियर किए थे, मैंने रिकॉल भी कर दिया। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। आज हम लोग बेसिकली जो आज हमारा क्लास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज ज़्यादा हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, न्यूमेरिकल और फार्मूला पार्ट को, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्लास छोड़कर मत जाइएगा बीच में, ठीक है? क्योंकि आज न्यूमेरिकल पार्ट और डिराइवेटिव पार्ट, कॉन्सेप्चुअल पार्ट आज ज़्यादा आएगा, ठीक है? फार्मूला बेस्ड पार्ट जो है आज ज़्यादा आएगा, लगभग 60 to 70% आज फार्मूला पार्ट आएगा। तो ध्यान से पढ़िएगा, इसका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ठीक है? देखिए हम लोग का अगला टॉपिक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। पहले बताइए कि इस एंगल का यूज क्यों आया फ्रिक्शन में, मुझे पहले ये बात आप बताइए। ये एंगल का यूज क्यों आया जब हम लोग फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, जब घर्षण पढ़ रहे हैं, तो मुझे बताइए एंगल का यूज क्यों आया। क्योंकि फ्रिक्शन क्या है मेरे भाई, एक मोशन को अपोज करने वाला फोर्स है। मोशन जिस डायरेक्शन में लगता है उसके ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है आपका कौन, फ्रिक्शनल फोर्स। तो मान लीजिए कोई आपका सपोज कीजिए ये आपका एक कोई इंक्लाइनेशन प्लेन है। ये कौन सा प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है। यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा गया है। अब इसको हम लोग ब्लॉक को बेसिकली फोर्स लगाकर इसको मोशन में लाना चाह रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन का यूज करेंगे। मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक मोशन तो करेगा ही जब ये ऑब्जेक्ट आपका इस इंक्लाइन प्लेन से जब ये नीचे की ओर जा रहा है तो मोशन में तो आएगा ही। तो जो यहाँ पे मोशन हो रहा है वो काइनेटिक में कौन सा रूप में हो रहा है, स्लाइडिंग रूप में हो रहा है, घसीट कर हम इसको ले जा रहे हैं, ठीक है, नीचे की ओर। तो मेरे कहने का ये मतलब है, इधर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका इधर लगेगा, फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यस या नो। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग इसको नीचे की ओर ले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक एंगल फॉर्म करेगा, ये एक एंगल फॉर्म आपका करेगा, या तो हॉरिजॉन्टल के साथ करे या आपका वर्टिकल के साथ करे, बट एक एंगल का फॉर्मेशन होगा। वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस का एग्जाम्पल ले या एक इंक्लाइनेशन प्लेन का ले, मतलब जब भी ऑब्जेक्ट का एक मोशन होता है तो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, ठीक है। और जो डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है उधर भी कुछ एंगल बनेगा। तो वही पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो आइए टॉपिक को आप पहले समझे कि नहीं कि एंगल का यूज कैसे यहाँ पे आया, नेसेसिटी क्या है इसका। अब आइए अब इस फॉर्मूला को, इस कॉन्सेप्ट को बेहतरीन लेवल से डिस्कस किया जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग दो एंगल पढ़ेंगे, एक आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एक पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिपोज, जिसको बोलते हैं विश्राम कोण। देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन को समझा जाए, ये कोई आपका एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा गया है, ब्लॉक सरफेस मेटल का एक सरफेस है, कोई भी एक छोटा शेप मान सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में एक मेटल का ब्लॉक रखा गया है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। कोई बंदा जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इसको मोशन में लाने के लिए, तो अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। इज इट क्लियर और नॉट। फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये हमने फर्स्ट डे से ही डिस्कस करते आ रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट आपका स्टेबल है, दैट मीन्स इसका जितना वेट है उतना ही वेट के अकॉर्डिंग इस पर फोर्स लग रहा है, दैट इज इक्वल टू इस mg नीचे की ओर। इसी एक्शन को रिएक्ट करने के लिए सरफेस ने ऊपर की ओर एक और फोर्स लगाया, अभिलंब प्रतिलंब अभिक्रिया बल, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। चूंकि आपका ब्लॉक अभी रेस्ट में है तो ये n बराबर mg है, मतलब क्योंकि अगर n का वैल्यू ज़्यादा हो गया तो ब्लॉक आपका ऊपर में चला जाएगा, ऐसा हो नहीं रहा है।
अगर mg ज़्यादा हो गया तो ब्लॉक नीचे चला जाएगा, बट ऐसा नहीं हो रहा है, ब्लॉक आपका स्टेबल है। दैट मीन्स n जो है mg को बैलेंस करके रखा हुआ है। ठीक है, हम लोग बस अभी इससे मतलब रखते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स से और फोर्स से। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पूछिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये आपका है प्रतिलंब अभिक्रिया, ये आपका है अभिलंब प्रतिक्रिया बल, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और ये फ्रिक्शनल फोर्स है। क्या हम लोग वेक्टर में पढ़े थे कि अगर कोई भी अगर दो क्वांटिटी है, दो फोर्स है, तो उनके बीच में उसका रिजल्टेंट कहाँ आता है, तो उसके मिड में। तो ये आपका इधर देखिए फ्रिक्शनल फोर्स है और ये आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। तो इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट क्या होगा, आप बोलेगा सर इधर होगा। आई रिजल्टेंट को आप मानिए एस, कुछ भी मान सकते हो, एस पी, जो भी वट एवर यू हैव नेम सजेस्टेड प्लीज राइट इन इट इन योर कॉपी। ओके, कहने का ये मतलब है कि इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स को का बीच का रिजल्टेंट कोई एस है। ठीक है, हम लोग अभी सारा चीज डिस्कस करेंगे, क्यों रिजल्टेंट हम लोग ने आए हैं, क्या मुद्दा था, सारा चीज को डिस्कस करेंगे क्लास में, बस आप बने रहिएगा। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट किसके बीच में बन रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बीच में आपका ये आपका एस क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट। हम लोग अभी ये भी डिस्कस करेंगे क्यों नहीं हम फोर्स और mg के बीच में नॉर्मल निकालें, क्यों हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल के बीच में ही रिजल्टेंट निकालें, सारा चीज पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम लोग एक ऑफिसर वॉरियर बनने जा रहे हैं, तो कोई भी चीज पढ़े फिजिक्स में टॉपिक, तो क्वेश्चन एराइज होना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन, एक वाई, क्यू, व्हेन, कब बनना चाहिए, हाउ, कैसे, तब जाकर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इज इट क्लियर और नॉट। तो साइंस है मेरे भाई, विजुलाइज करने का चीज़ है, ना कि रखने का चीज़ है। तो सारा मैं दूंगा, बट पेशेंस बनाए रखिएगा। यहाँ तक प्रॉब्लम एस क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स के बीच में, यहाँ तक कोई दिक्कत। यही जो आपका कोण बन रहा है, ये जो आपका कोण बन रहा है, इसके बीच में रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बीच में जो आपका कोण बन रहा है, इसी को बोलते हैं मेरे भाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यही आपका क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। पहले मैंने बोला कि फ्रिक्शनल फोर्स, ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स बोलिए या लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है। क्यों लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, क्योंकि ये ब्लॉक को हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग इसके कहीं ना कहीं मैक्सिमम वैल्यू तक तो पहुंचे होंगे, तब जाकर उस मैक्सिमम वैल्यू को अगर हमने क्रॉस किया होगा तो आपका ब्लॉक गति में आया होगा। बट ऐसा तो अभी हुआ नहीं है, अभी तो ब्लॉक आपका रेस्ट में ही है। तो रेस्ट में स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। इज इट क्लियर और नॉट, आप बोलोगे यस सर। तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। बट यहाँ तक भी ऑब्जेक्ट का मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है। मैंने बेहतरीन लेवल से कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। अगर आप लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू आप क्रॉस कीजिएगा, तभी जाके ब्लॉक मोशन में आएगा। ठीक है, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बीच का जो एक लाइन आया है, जो एक फोर्स का एक फॉर्मेशन हुआ है, वही इन दोनों का बीच का क्या है, परिमाण बल है, परिमाणी बल है, रिजल्टेंट फोर्स है, जिसको मैंने एस से नाम दिया है। ओके, फिर मैं बोला कि यही जो आपका रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है, वही आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। तो क्या यहाँ तक किसी तरह का क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक आपको नहीं होगा, मैंने बेहतरीन लेवल समझाया। अब आइए जो आपके माइंड में क्वेश्चन राइज हुआ है उसको हम लोग डील करें। पहला क्वेश्चन क्या राइज हुआ होगा कि सर हम लोग फोर्स और mg के बीच में क्यों नहीं रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। पहला आपके माइंड में आया होगा यही क्वेश्चन कि क्यों सर आप यही दोनों के बीच का क्यों रिजल्टेंट निकाल रहे हैं जो बीच में आया। अगर इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट निकालते तो नीचे की ओर आता कि नहीं। वेक्टर में हम लोग बेहतरीन लेवल से रिजल्टेंट कॉन्सेप्ट, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर
या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को बेहतरीन लेवल से डील किया था। आप जाके देख सकते हैं मेरे सोल्जर्स। दो वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी हमने निकाला था ट्रायंगुलर लॉ से। सारा चीज़ मैंने बताया भाई, एक एक कॉन्सेप्ट को बेहतरीन लेवल से पूरा है, बस आपको उसको पढ़ने की जरूरत है। अगर सोल्जर्स जो मेरे साथ चल रहा है वो कॉन्सेप्ट को, मेरी बातों को अगर कंसंट्रेशन के साथ सुनता हो तो बारीकी से सारा कॉन्सेप्ट को 100% समझ जाता होगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी बनाए रखिए, क्लास में डेली आया कीजिए, डेली पढ़ा कीजिए। एक भी क्लास छोड़िएगा तो कहीं ना कहीं आपको अगले क्लास में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट एक दूसरे से लिंक होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग फोर्स और एमजी के बीच में रिजल्टेंट इसलिए नहीं निकले क्योंकि मेरे भाई हमें निकालना है फ्रिक्शनल की वजह से जो एंगल फॉर्म हो रहा है। मतलब ये जो ब्लॉक पे हम लोग कंटिन्यू फोर्स लगा रहे हैं, इसको मोशन में लाने के लिए तो पीछे की ओर आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? आप बोलेगा यस। तो मैंने बताया था कि जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो नॉर्मल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ही ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उतना ही हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको मोशन में लाने के लिए, और ज़्यादा फोर्स लगाइएगा उतना ही अमाउंट में फ्रिक्शनल फोर्स भी आप पे रिएक्ट करेगा। मैंने बताया था कि नहीं? आप बोलोगे यस सर। तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एन के प्रोपोर्शनल होता है। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि ये ब्लॉक अगर, मतलब हम तो यही चाह रहे हैं कि इसको मोशन में लाना, बट फ्रिक्शनल फोर्स पूरा अपना ताकत लगा रहा है, लिमिटिंग कंडीशन तक जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू तक वो जा रहा है कि हम इस ब्लॉक को रेस्ट पर रखें। इज इट क्लियर और नॉट? आप बोलेगा यस सर। तो पहला ये फैक्टर डिपेंड करता है नॉर्मल का, ये जानते हैं। तो ब्लॉक का उतना मास भी नहीं है, छोटा मैंने कंसिडर किया है। ओके, तो हम लोग इसी के बीच में रिजल्टेंट इसी ले रहे हैं मेरे सोल्जर्स, क्योंकि हमें फ्रिक्शनल का एंगल निकालना है, ना कि हमें फोर्स की वजह से एंगल निकालना है। क्योंकि फोर्स तो हम लोग लगा रहे हैं, बट यहाँ पे मैटर यहाँ पे हो रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है कहीं ना कहीं कुछ एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ, ना कि आपका फोर्स एंगल बना रहा है एमजी के साथ। अगर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, अगर आप कहिएगा कि हम लोग सर अगर एमजी का कंपोनेंट ले लें तो एक बात हो सकती है। अगर आप एमजी का कंपोनेंट भी लीजिएगा तो ये फोर्स को एमजी का कंपोनेंट कोई अफेक्ट नहीं करेगा, दोनों काउंटर बैलेंस कर देंगे। सिर्फ ये फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स, यही दोनों के बीच में फ्रिक्शनल का एंगल बनेगा, जो कि आप देख रहे हैं बेहतरीन लेवल से हमने निकाला है। तो क्या ये जो मैंने थ्योरी बताया, जो कॉन्सेप्ट दिया, क्या समझ में आया कि नहीं? मुझे कमेंट कीजिए। अब हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन एज, इट कैन बी एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैन बी डिफाइंड एज, समझ में आ रहा है कि नहीं सोल्जर्स? बिल्कुल कमेंट किया कीजिए मेरे भाई। एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स, ब्रैकेट में लिख दीजिए रिजल्टेंट फोर्स किसके बीच में? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स के बीच में ये रिजल्टेंट फोर्स है। एंड नॉर्मल फोर्स इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हमने थीटा से डिनोट किया है मेरे भाई। ठीक है, तो क्या ये डिफिनेशन या बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? आप मुझे बताइए कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स किसके बीच में? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बीच में जो रिजल्टेंट है और नॉर्मल फोर्स है, उसके बीच में जो एंगल का क्रिएशन हुआ है वही उसका फ्रिक्शन का एंगल बताएगा। कितना एंगल पे हम लोग उस पे उसके मोशन को अपोज कर रहे हैं, कितना एंगल से, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री में भी जितना हो, इट डज नॉट मैटर। वो तो स्वाभाविक है, कितना भी एंगल लगाइए
जब आपका फोर्स का वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से अगर क्रॉस कर गया तो फ्रिक्शन भैया टाइट है फिश। अगर फोर्स का जो वैल्यू है इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से बढ़ के आगे तो कितना भी एंगल लगाएगा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद अगर आप कितना भी मतलब कितना फोर्स लगाएगा ज़्यादा अमाउंट में तो फ्रिक्शनल फोर्स आप पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं पहुंचाएगा, ना कि अपने एंगल से ना ही किसी भी चीज़ से, ठीक है। बट ये हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन किस कॉन्सेप्ट पे देख रहे हैं, जब वो ब्लॉक अभी रेस्ट में है, ठीक है। बट फॉर्मूला जो अभी हम लोग निकालेंगे वो सबके लिए सेम ही रहेगा हर केस के लिए, वो रेस्ट में हो या मोशन में हो। मोशन करेगा तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा जो कल हमने डिस्कस किया था। अब देखिए इस ट्रायंगल को अगर कंप्लीट किया जाए मेरे भाई, देखिए अगर इतना दूर एन है तो ये भी आपका एन हो जाएगा जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है एन। फिर आपका ये एफ है तो इतना दूर ये भी आपका एफ हो जाएगा। यस या नो, यस या नो। थीटा है तो ये भी आप इसका मान सकते हो। देखिए ये ट्रायंगल आपका एक बन गया। tan थीटा इक्वल टू इस यहाँ पे पाइए, ये जो थीटा है हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर क्या है, एफ बटे एन। ये बेहतरीन लेवल का फॉर्मूला मिला। ये तो एक बेसिक डेफिनेशन मिला। मेन जो है आपके एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन आते ये है कि tan थीटा जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यही आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है। इसका यूज अभी आगे आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिपोज विश्राम कोण में। तो क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं मेरे भाई, बताइए। एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझ में आए कि नहीं। मैं बेहतरीन लेवल से इसको डिस्कस किया आपके साथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो क्या मैं अब रफ करूं इसको, तो आइए अब आगे पढ़ा जाए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ रिपोज। सपोर्ट बनाए रखिए कि आज मैं फिनिश करूं और कल से एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करूं, ठीक है। तो ये कभी पॉसिबल होगा जब आपका एक फुल सपोर्ट रहेगा तभी मेरे सोल्जर्स, ठीक है। आज का कॉन्सेप्ट बेसिकली एडवांस लेवल पढ़ रहे हैं हम लोग फ्रिक्शन का, ठीक है। तभी मैं उसको बेहतरीन लेवल से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो मेरे वॉरियर। कमेंट करते रहिए कि समझ में आए कि नहीं, मैं बीच में देखते भी रहता हूँ कमेंट। अब आप हेडिंग डाल दीजिए सोल्जर्स, एंगल ऑफ रिपोज क्या है। एंगल ऑफ रिपोज क्या है। एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ रिपोज जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये आपका घर्षण कोण हो गया, ये आपका हो गया विश्राम कोण। विश्राम मतलब रेस्ट। बेहतरीन लेवल का ये भी कॉन्सेप्ट है। जेई मेंस में देखा जाए तो एक ह्यूज कॉन्सेप्ट माना जाता है। जेई मेंस नीट के लेवल में से अच्छे खासे न्यूमेरिकल आते हैं, बट हम लोग अभी हमें तो सिर्फ पढ़ना है डिफेंस लेवल में। तो भाई ये रिपोज एंगल भी समझा जाए। एक मैं बेहतरीन आपको किसी मतलब प्रैक्टिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिपोज आइए समझा जाए। फिगर ये अभी रहने दीजिए, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मेरे सोल्जर्स, ये आपका क्या है, एक प्लेन है, देख रहे हैं सीट है, मान सकते हैं प्लेन सीट है कि नहीं। और यहाँ पे कोई मैं एक ऑब्जेक्ट को रखा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका एक प्लेन सीट है, ठीक है। अब देखिए मैं जैसे जैसे इस जो सीट है, जैसे जैसे मैं इस सीट को ऊपर की ओर उठा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं जो ये आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या है, स्लाइड कर रहा है। आपने वॉच किया कि नहीं, ये प्लेन सीट है, यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जैसे जैसे अपने मैं हाथ को उठा रहा हूँ, मतलब ये जो सीट है इसके एंगल को मैं रेज कर रहा हूँ। अभी ये ऐसे है, प्लेन है 0 डिग्री पे। अब जैसे जैसे मैं इसको ऊपर की ओर उठा रहा हूँ तो जो ये ऑब्जेक्ट है देखिएगा ये स्लाइड करने लगेगा। देखिएगा स्लाइड कर रहा है कि नहीं।
तो इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। कि कोई भी प्लेन सीट है, कोई भी एक सरफेस है, वहां पे जब किसी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, तो जब ये ऑब्जेक्ट स्लाइड होने की स्थिति में आ रहा है, तो जब ये स्लाइड होने की स्थिति में आ रहा है, तो जितना ये एंगल बना रहा है ग्राउंड से, देख रहे हैं अभी ये प्लेन है और ग्राउंड से क्या है, अलाइन है। पर देख रहे हैं जैसे हम अपने हाथ को उठा रहे हैं, तो जो मेरा हैंड है और इस बुक का जो देख रहे हैं, ये जो कॉपी है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, वही क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है। ये कब होगा, जब ये स्लाइड होने की पोजीशन में आएगा तब। जब ये स्लाइड होने के पोजीशन में आएगा तब। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है मेरे भाई, कि एंगल ऑफ रिपोज एक ऐसा एंगल है जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्लाइड होने की पोजीशन में आता है, तो जो एंगल बनता है ग्राउंड के साथ, वही उसका विश्राम कोण होता है। ये तो हमने देखा हॉरिजॉन्टल सरफेस में। अगर इसको हम लोग देखेंगे इंक्लाइनेशन प्लेन में, ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा है, तो बोलता है कि एंगल, मतलब ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे ऊपर क्या है, ब्लॉक रखे, कोई भी ऑब्जेक्ट रखे, जैसे जैसे ये ब्लॉक को, ये जो इंक्लाइन प्लेन को जितना ही ऊपर की ओर उठाएंगे, मतलब जितना ही इसके एंगल को बढ़ाएंगे, तो ये आपके स्लाइड होने की स्थिति पे आएगी कि नहीं, ये स्लाइड होने की, नीचे की गिरने की और स्थिति में आएगी। तो जब ये स्लाइड होने की पोजीशन में आएगी, उस वक्त जितना ये एंगल बनाएगा ग्राउंड के साथ, वही क्या होगा, विश्राम कोण होगा, एंगल ऑफ रिपोज कहलाएगा। That means when the object placed on the inclined plane, and when we reach the angle of the inclined plane, then the objects just begin to slide down. Then at that condition, the angle made by with the horizontal, then this angle is called angle of repose and is called विश्राम कोण। कि एंगल ऑफ रिपोज हिंदी में मैं बोलता हूँ डिफिनेशन की, वैसा विश्राम कोण एक ऐसा कोण है जो ऑब्जेक्ट जो है किसी भी इंक्लाइन प्लेन पर रखा गया है, जैसे जैसे हम लोग इंक्लाइन प्लेन को उठा रहे हैं, उसके एंगल को बढ़ा रहे हैं, तो आपका ये जो ब्लॉक है, जो ऑब्जेक्ट है, वो स्लाइड होने की कंडीशन में आ रही है। उस कंडीशन में जितना एंगल बन रहा है ग्राउंड के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, वही आपका एंगल ऑफ रिपोज कहलाएगा। बट एक चीज याद रखिएगा कि जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन, फिसलने की स्थिति पे आ रही है, फिसली नहीं है, फिसलने की स्थिति पे आ रही है। बहुत वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एक होता है फिसल गया, एक होता है फिसलने की स्थिति पे, वही है जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन। अभी वो फिसला नहीं है, फिसलने की स्थिति पे आई है। उसी वक्त जो एंगल बन रहा है ग्राउंड के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, वही उसका विश्राम कोण होगा। तो क्या यहाँ तक प्रॉब्लम है, क्यूरी है, तो आप पूछ सकते हैं। मैं इसको एक बार और समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा एक बार लास्ट में। देखिए मेरे भाई, ये आपका एक प्लेन सरफेस है, सरफेस प्लेन एक सीट है, इसके ऊपर ये एक आपका ऑब्जेक्ट क्या है, रखा गया है, ठीक है। अब देख रहे हैं, मैं जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर उठा रहा हूं, तो आप देखिएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है अब स्लाइड होने की कंडीशन में आ रही है। तो वही जब स्लाइड होने की जब कंडीशन में आ रही है, तो जो एंगल बन रहा है, मेरे हाथ जो है ग्राउंड से अटैच है, और ये सीट, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, वही आपका एंगल ऑफ रिपोज है, वही आपका विश्राम कोण है। तो क्या डिफिनेशन क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं कॉन्सेप्ट?
क्या डिफिनेशन में लिखूं कि आप समझ गए हैं कॉन्सेप्ट को? समझना ज़्यादा जरूरी, मैं आपको विजुलाइज करके कोशिश किया हूँ। दो कंडीशन में लेके गया, एक आपको इंक्लाइन प्लेन के रूप में समझाया, एक आपको हॉरिजॉन्टल सरफेस में भी आपको समझाया हूँ, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन आते हैं वो आपकी एग्जाम में, वो तो आप एक इसका कॉन्सेप्ट समझ गए, जो एंगल ऑफ रिपोज क्या कहना चाहता है, क्या इसका रोल है फिजिक्स में, फ्रिक्शन में, वो आप समझ गए। अब इसका मेन कॉन्सेप्ट है फॉर्मूला। एंगल ऑफ रिपोज का एक फॉर्मूला होता है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं। देखिए हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना पढ़ा मेरे स्टूडेंट्स, tan थीटा इक्वल टू एफ बाई एन, पढ़े कि नहीं? फ्रिक्शनल फोर्स बाई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। बताइए, अब आइए इंक्लाइन प्लेन का कुछ ऑपरेशन किया जाए। आइए अब वो समय आ गया, ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे कोई आपका ब्लॉक रखा गया है। जैसे ही हम इंक्लाइन प्लेन को उठा रहे हैं, किसी एंगल पर रेज कर रहे हैं, तो ये स्लाइड डाउन की स्थिति पे आ रही है। तो उस वक्त जितना ये एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, वही उसका रिपोज है, जिसको मैं मान रहा हूँ अल्फा एंगल। कितना एंगल? अल्फा एंगल बना रहा है। अल्फा क्या है? एंगल ऑफ रिपोज है। थीटा मैं नहीं माना, क्योंकि थीटा को हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन माना। दोनों को सेम मान लूंगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा दोनों को डिस्टिंग्विश करने में, ठीक है। देखिए ये ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे है, तो अभी तो रेस्ट में है, तो ऊपर लग रहा है नॉर्मल, नीचे लग रहा है mg, ठीक है। स्टेबल में n बराबर mg है। अब आइए हम लोग एंगल का कुछ खेले। ये अगर अल्फा एंगल है तो मैथ का रूल लगाइए, ये भी आपका अल्फा एंगल हो जाएगा। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ठीक है। जिसके साथ बनाता है अल्फा या थीटा उसको बोलते हैं कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर साइन क्या होता है? साइड साइन थीटा। तो ये आपका हो जाएगा mg कॉस अल्फा, इस साइड हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर mg साइन अल्फा। इधर की ओर इस पर लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब जैसे ही हम लोग एंगल उसको रेज कर रहे हैं तो ये स्लाइड होने की कंडीशन में आ रही है, बट ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? इसके मोशन को अपोज कर रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ये आप बात जानते हैं। मतलब इसको मोशन में करवाने के लिए ब्लॉक को कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस इंक्लाइन प्लेन में? तो mg साइन अल्फा। और ये n तो है और mg कॉस अल्फा, ये तो आपको दोनों बैलेंस है, क्योंकि आपका ये ब्लॉक ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो n और mg कॉस अल्फा दोनों बैलेंस है कि नहीं। हमें सिर्फ मतलब है mg साइन अल्फा और फ्रिक्शन से। ये हमने बेसिकली इसका FBD बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम, ओके। हमने क्या पढ़ा था? एंगल ऑफ फ्रिक्शन का डिफिनेशन tan थीटा इक्वल टू f बाई n, है कि नहीं? है कि नहीं मुझे बताइए। उस पहले वाला फिगर से, इस हॉरिजॉन्टल से जो हमने निकाला था एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कितना आया था मेरे भाई? tan अल्फा इक्वल टू f बाई n। इज इट क्लियर और नॉट? मुझे बताइए, इज इट क्लियर और नॉट? मुझे बताइए। ये आपका आया था tan थीटा, जिसको बोला था हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब हम निकालना चाह रहे हैं एंगल ऑफ रिपोज भी। अगर देखिए आप इस ट्रायंगल में जाइए तो tan अल्फा लगाइए, तो परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपका? mg साइन अल्फा, और n क्या हो जाएगा? mg कॉस अल्फा। mg से mg कट गया, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, दैट इज इक्वल टू tan अल्फा। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि जो हम यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज निकाल रहे हैं, हम लोग बेसिकली क्या निकालना चाह रहे हैं? tan अल्फा, एंगल ऑफ रिपोज। तो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या आया था? होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, मतलब f बाई n। मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज सेम ही आ रहा है। आप देख रहे हैं वहां पे भी फिगर से tan थीटा f बाई n ही मिला था, यहाँ भी इस ट्रायंगल में अगर tan अल्फा लगा रहे हैं तो वो आ रहा है आपका f बाई n ही आ रहा है। बस हमने फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू पुट कर दिया। f किसके इक्वल होगा? mg साइन अल्फा के। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके इक्वल होगा? mg कॉस अल्फा के। mg से mg कट गया, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, tan अल्फा। दैट मीन्स tan अल्फा हम लोग लिख सकते हैं अब tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू f बाई n। वाह, बेहतरीन रिजल्ट आया।
मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज वो हॉरिजॉन्टल सरफेस हो या इंक्लाइन हो, सेम फॉर्मूला मिला एफ बाई एन, एफ बाई एन मिला, यस या नो। अब हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं फ्रिक्शनल फोर्स का, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का, एफ इक्वल टू म्यू एन, म्यू एस एन, ये हम लोग जानते हैं कि नहीं, फर्स्ट डे ही हमने क्लियर किया था, फर्स्ट डे ही हमने क्लियर किया था। अब आइए यहां पे पुट किया जाए tan अल्फा इक्वल टू एफ इक्वल टू म्यू एस एन बाई एन, एन से एन कर दिया तो tan अल्फा इक्वल टू म्यू। वाह, ये फॉर्मूला मिला है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दे देता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है दे देगा आपको 0.3 या 0.5, पूछेगा कि एंगल ऑफ रिपोज कितना होगा, तो आप tan अल्फा इक्वल टू 1.23 रख दीजिएगा, या दे देगा आपका अल्फा म्यू का वैल्यू 1, तो पूछेगा कितना एंगल ऑफ रिपोज होगा जब उस बॉडी को हम लोग कहीं इंक्लाइन प्लेन पर रखे हैं, कितना फ्रिक्शन उसका विश्राम कोण होगा, तो tan अल्फा इक्वल टू 1, दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1 इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये बेहतरीन फॉर्मूला बना tan अल्फा इक्वल टू म्यू, tan अल्फा इक्वल टू म्यू, वेयर म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड अल्फा इज एंगल ऑफ रिपोज। और एक और हमें रिलेशन मिला कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज दोनों सेम वैल्यू आया, सेम फॉर्मूला आया, कितना, एफ बाई एन, एफ इज फ्रिक्शनल फोर्स और एन इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ये बेहतरीन रिजल्ट, क्या आपको समझ में आया कि नहीं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और आपका एंगल ऑफ रिपोज, क्या मेरे भाई ये समझ में आया कि नहीं, मैंने बेहतरीन लेवल से आपको समझाने की कोशिश किया। तो आप प्लीज इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं थोड़ा वाटर पी लूं। इस लेवल का कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल मेरा पढ़ाने का अलग ही तरीका है, यूनिक कंटेंट है, आप देख सकते होंगे। क्या समझ में आया कि नहीं, फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। मैं बेसिकली इस ट्रायंगल में गया, सो जस्ट देखिए इधर ये अल्फा है तो आपका इधर भी अल्फा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, वर्टिकल ओपोजिट एंगल, तो tan अल्फा इधर फॉर्मूला लगा लीजिए, फोर्स बाई परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर फोर्स और बेस में आपका नॉर्मल फोर्स हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, बस मैथमेटिकल बस रिलेशन लगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, और ट्रायंगल में जो एक सिंपल ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट होता है वो हमने लगा दिया। तो आइए मैं सब रफ कर रहा हूं, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा जाए, जो कि आपके एग्जामिनेशन का एक कॉन्सेप्ट है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सिस्टम। जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो हम लोग अब पढ़ेंगे किस साइड फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, किस साइड फोर्स ज़्यादा लगेगा, वो अब हम लोग कॉन्सेप्ट सोल्जर्स देखेंगे। तो आइए सोल्जर्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है, कोई भी अगर मान के चलिए ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पे अगर आपका कोई ब्लॉक रखा गया है तो इसको अगर हम लोग फोर्स लगाकर इसको मोशन में लाना चाह रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, इसके विपरीत दिशा में। ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, इधर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, नीचे mg। ये तो आप जान गए, ये डायग्राम को आपने 3 लेवल से याद भी हो गया होगा, बट याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करना है, आप समझ भी रहे होंगे कैसे बन रहा है। मुझे बताइए, अगर ये ब्लॉक इधर फोर्स लगाकर उसके लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से आगे बढ़ जाएंगे तो ये ऑब्वियसली सी बात है ये ब्लॉक मोशन में आ जाएगा। तो मोशन में आएगा तो डैट मीन्स हमने फोर्स कहाँ लगाया है, इस डायरेक्शन में, मतलब एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में लगेगा कि नहीं, यस या नो, आप बोलेगा यस सर, क्योंकि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जिधर फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन भी लगता है। अब बताइए इधर का बल ज्यादा है या इधर का बल ज्यादा है, ऑब्वियसली सी बात है, अगर ये मोशन में आ गया है तो फोर्स का वैल्यू ज्यादा है फ्रिक्शनल के वैल्यू से, तब ना
इसका वैल्यू कम हो गया और इसका वैल्यू ज़्यादा हो गया तो आपका ब्लॉक गति में आ गया। दैट मीन्स फोर्स का वैल्यू माइनस करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स से, व्हाट गिव्स। फोर्स का वैल्यू मतलब हमने लगाया है 5 न्यूटन फोर्स और फ्रिक्शनल वैल्यू है 4 न्यूटन, तो 5 माइनस 4 कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है क्या, 1 न्यूटन। दैट मीन्स दो फोर्स को माइनस करेंगे तो एक फोर्स ही मिलेगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन। देखा बेहतरीन लेवल से मैंने आपको बता दिया। फोर्स का वैल्यू 5 न्यूटन है, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू 4 न्यूटन, तो 5 माइनस 4 कर रहे हैं तो वो क्या मिल रहा है, 1 न्यूटन। मतलब कहीं ना कहीं इस ब्लॉक पे हमने एक्स्ट्रा 1 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा तभी जाके ये ब्लॉक मोशन में आया है। तो ये 1 न्यूटन क्या है, फोर्स ही तो है इस ऑब्जेक्ट का, जो कि हमने एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके मास इंटू एक्सलेशन में। अब यहाँ से हम लोग एक्सलेशन निकाल सकते हैं कि नहीं, फोर्स माइनस ये कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, अगर ये गति कर रहा है तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन होगा डिवाइडेड बाय मास। ये तो आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस का हमने निकाला। अगर इंक्लाइन प्लेन में देखा जाए तो वहां पे क्या रोल है, आइए उसको समझा जाए। क्या ये प्रॉब्लम यहाँ तक किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। कैसे आपका एक्सलेशन नहीं आया, आप समझ रहे हैं कि नहीं कॉन्सेप्ट बेहतरीन लेवल से। हेडिंग आप लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट एक्सेलरेशन ब्लॉक सिस्टम, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, ये आपका एक जबरदस्त फॉर्मूला आ गया। एग्जामिनेशन में वैल्यू दे सकते हैं, आप बस पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए अगर इंक्लाइन प्लेन में कोई ब्लॉक रखा गया है तो सेम लगाएंगे। यहाँ पे भी एफपीडी बनाइए, ऊपर की ओर एन, नीचे की ओर एम जी। अगर ये आपका थीटा है तो इधर भी आपका थीटा हो गया, ये एम जी कॉस थीटा, ये आपका हो गया एम जी साइन थीटा, इधर हो गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, एन क्या है, एम जी कॉस थीटा की इक्वल है कि नहीं मुझे बताइए, यस या नो आप मुझे बताइए। क्योंकि अगर इसको हम लोग और तोड़े तो क्या लिख सकते हैं, फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, म्यू के इंटू एन। क्योंकि यहाँ पे कौन सा कोफिशिएंट आएगा, कौन सा घर्षण गुणांक आएगा, काइनेटिक आएगा, इंटू एन। एन क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल डिवाइडेड बाई मास। फोर्स माइनस म्यू के इंटू एन। एन को क्या लिख सकते हैं, इस फिगर से एन को क्या हम लोग लिख सकते हैं, अगर इस इंक्लाइनेशन प्लेन को अगर देखा जाए तो एन क्या है, एम जी कॉस थीटा की इक्वल है। तो एम जी, एन को क्या लिख सकते हैं, एम जी कॉस थीटा। एम सेम आपका कट गया, फोर्स माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। एफ माइनस म्यू के इंटू जी कॉस थीटा। ठीक है, ये तो आपका हुआ इंक्लाइन प्लेन का। अगर इसको हम लोग बेसिकली इस फिगर से अगर देखा जाए, इस फिगर से अगर हम लोग इसको रिलेट करें तो देखिए क्या लिख सकते हैं, एफ माइनस म्यू के एन क्या है आपका, एम जी के इक्वल है बाई एन, एफ माइनस म्यू के जी। ये सेकेंड फॉर्मूला आपका हो गया, ये पहला फॉर्मूला हो गया। अगर इसको और डिराइव करेंगे और इसको शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो ये फॉर्मूला हो गया। म्यू कौन है आपका, म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये फोर्स है, और ये जी क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेम वे में अगर यहाँ पे हम लोग एक्सेलेरेशन निकालेंगे तो बस क्या हो जाएगा, जी के जगह पे कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी एंगल से इंक्लाइन है तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, जी कॉस थीटा। तो क्या लिख सकते हैं, एफ माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये सब आप दिमाग में रखिएगा, इंक्लाइन प्लेन का एक्सेलेरेशन कैसे निकलेगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन का कैसे आपका एक्सेलेरेशन निकलेगा। ये आपका क्या है,
क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल सरफेस, और ये आपका क्या हो गया, रफ इंक्लाइन प्लेन में एक्सीलरेशन का ये फॉर्मूला हो गया। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर बहुत तरह कंडीशन हो सकता है, अगर ये मान के चले कि ये आपका जो सरफेस है काफी स्मूथ है, मतलब म्यू के का वैल्यू 0 है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, एफ माइनस ये पूरा होल टर्म 0, एक्सीलरेशन इक्वल टू एफ, डायरेक्ट फोर्स के इक्वल आपका हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत तरह का कंडीशन हो सकता है, सिचुएशन पे आपका डिपेंड करेगा, बट कैसा कॉन्सेप्ट है वो तो आप समझ लीजिए, ठीक है। अब आइए हमारा जो लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, वो भी पढ़ लिया जाए, ठीक है। अब आइए मैं इसे रफ कर रहा हूँ। क्या है मेरे लास्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, एक्सीलरेशन एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन का कहाँ कहाँ एडवांटेज है, क्या क्या इसका डिसएडवांटेज है। आइए, क्या यहाँ तक प्रॉब्लम है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, यू विल हैव 10 सेकेंड। जब तक मैं रफ कर रहा हूँ बोर्ड, आप क्या है पूछ सकते हैं कॉन्सेप्ट को। क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोर्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। पहला बात किया जाए एडवांटेज, बताइए फ्रिक्शन का क्या क्या एडवांटेज है मेरे, बताइए। पहला एडवांटेज तो यही है, जो इसमें ब्लैक बोर्ड पे जो लिख रहा हूँ वो फ्रिक्शन के वजह से ही लिख रहा हूँ, क्योंकि ये मार्कर का सरफेस और ये दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं कि नहीं, तो जब भी कांटेक्ट में आता है तो उस मोशन का अपोज होता है, फ्रिक्शन लगता है। अगर ये सरफेस आपका स्मूथ रहता है, ये तो सरफेस अभी रफ है, ठीक है, स्मूथ, अब इस पर अगर पानी हम लोग छिड़क देते हैं, पानी वानी से धो देते हैं, तो सरफेस क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। स्मूथ होने की वजह से हम लोग इस पर आसानी से नहीं लिख सकते थे, आपको पता ही नहीं चलता। तो जो राइटिंग जो पॉसिबल है इस ब्लैक बोर्ड पे, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की ही वजह से। तो ये पहला यूज हो गया राइटिंग ऑन बोर्ड। सेकेंड एग्जाम्पल हो गया वॉकिंग, रोड पे वॉकिंग ऑन रोड, ये भी आपका फ्रिक्शन की वजह से होता है। हम लोग रोड पे चलते हैं तो ग्राउंड को पीछे की ओर पुश करते हैं, तो हमें रिएक्शन मिलता है कि जिस वजह से हम आगे की ओर मूव होते हैं, तो वहाँ पे भी फ्रिक्शन का ही यूज होता है। सरफेस आपका रफ रहता है, स्मूथ नहीं रहता है। वही आप कंक्रीट वाल पे चलिए या स्मूथ सरफेस पे चलिए, कैसे केला का छिलका पे हम लोग का पैर पड़ता है तो हम लोग फिसल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन हमें नहीं मिलता है। फिर टू बॉडीज केम टू इन कॉन्टैक्ट, मैंने बताया था फ्रिक्शन के पहले दिन कि दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आते हैं, जितना ही उनके बीच में इंटरलॉकिंग होता है उतना ही उनके बीच में फ्रिक्शन लगता है। तो लिखना बोर्ड पे, चलना रोड पे, जब दो बॉडी कांटेक्ट में आते हैं तो भी तो फ्रिक्शन लगता है। फिर आपका एक और यूज है ब्रेक, जो हम लोग मोटरसाइकिल में या किसी व्हीकल में जो ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगाते हैं वो भी क्या है, फ्रिक्शन का ही आपका एडवांटेज यूज देखने को मिलता है। रोड पे बाइक चला रहे हैं, वो ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, जो टायर है और रोड है सरफेस दोनों कांटेक्ट में आता है। अगर वही आपका रोड के सरफेस काफ़ी स्मूथ रहा और हम लोग ब्रेक मारे झटका में, तो क्या होगा, हम लोग को एक्सीडेंट भी हो सकता है, फिसल भी सकते हैं। तो ये ब्रेक व्रेक लगाना सब में फ्रिक्शन का यूज आता है। बहुत ऐसे यूज है, बट मेनली जितना यूज था मैंने डिस्कस किया। अब आइए कुछ इसका कॉन्स भी पढ़ लिया जाए। इसका कॉन्स मतलब मेरे सोल्जर्स डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज भी आइए इसका पढ़ लिया जाए, ठीक है। एडवांटेज तो हम लोग पढ़ लिए, फ्रिक्शन का क्या एडवांटेज है, कहाँ कहाँ यूज होता है। अब आइए इसका डिसएडवांटेज क्या है, पहले कमेंट कीजिए अगर आपको मालूम है इसका डिसएडवांटेज।
ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में आया भी हुआ है PYQs का और एक्सपेक्टेड भी है, ठीक है। डिसएडवांटेज है तो क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। लिख लीजिए डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का क्या क्या डिसएडवांटेज है? पहला क्या है, यही जो एडवांटेज ही देखिएगा, मैं डिसएडवांटेज निकालूंगा। जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो फ्रिक्शन लगता है, बट कहीं ना कहीं ये ओपोज भी तो करता है रिलेटिव मोशन। मैंने पहले ही बोला था कि मोशन को ये ओपोज करता है। तो जब बॉडी आपस में कांटेक्ट में आते हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, तो ये ओपोज करता है उनके रिलेटिव मोशन के बीच में, जो दो सरफेस कांटेक्ट में है, जिस वजह से क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट। ठंडा मौसम अगर हम अपने हाथ के हथेली पाम को अगर पूरा ऐसे रब करें तो एक हीट जनरेट होता है कि नहीं। तो यहाँ भी तो फ्रिक्शन का ही कॉन्सेप्ट होता है। तो ज़्यादा उसको पूरा रब कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए गर्म महसूस होता है। तो फ्रिक्शन का ये डिसएडवांटेज है कि इससे हीट का भी जनरेशन होता है, जिससे क्या होता है, बड़े बड़े उद्योग में, इंडस्ट्री में मशीनरी पार्ट का जो है डैमेज हो सकता है। जैसे हम लोग बाइक चला रहे हैं तो जो टायर है वो क्या है, रोड पे चला रहे हैं तो जैसे चला रहे हैं तो वो घसीटा रहा है कि नहीं। टायर जो है काफ़ी जो है अब धीरे, जो अब एक बार जो बाइक खरीदे तो 4-5 साल के बाद टायर तो देखते हैं खराब होता है। कैसे खराब होता है, जैसे रोड पे चला रहे हैं तो उसके सरफेस से जैसे वो कांटेक्ट में आ रहा है, दिन पे दिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वो घसीटा रहा है, उसमें क्या हो रहा है, बेसिकली जो उसका सरफेस सब काफ़ी वो खराब होते जा रहा है टायर का। तो उसका पहला तो उसका क्या रीजन है, फ्रिक्शन की वजह से। जैसे ही टायर और रोड का सरफेस कांटेक्ट में आ रहा है तो उसके मोशन को ये काफ़ी अमाउंट में रिलेटिव मोशन को ओपोज कर रहा है, जिस वजह से जब आपका टायर खराब हो जाता है तो क्या होता है, हमें नया टायर लगवाना पड़ता है, उस पर ज़्यादा खर्च पड़ता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो डैट मीन्स फ्रिक्शन जो है हमारे कहीं ना कहीं मशीनरी पार्ट को भी डैमेज पहुंचा रहे हैं। सेकेंड, इट कॉज वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर मतलब जो दो बॉडी है उसको रगड़ रहे हैं इंडस्ट्री में, तो रगड़ने से वो खराब हो रहा है, उनका लाइफ लाइन जो है, लाइफ टाइम जो है, उनका जो लाइफ लाइन है, वो समय जो है, अवधि, वो भी कम हो रहा है। हो रहा है कि नहीं, आप बोलेंगे बिल्कुल। थर्ड यूज मैंने अभी बताया इसका डिसएडवांटेज, इससे हीट जनरेशन होता है जिससे मशीनरी को डैमेज हो सकता है। तो ये सब इसके डिसएडवांटेज हैं। आप बोलिएगा तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इट कॉज वियर एंड टीयर ऑफ मशीनरी पार्ट विच reduces lifetime of machinery part। सेकेंड, क्या आपको क्लियर शो हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल। इट causes heat generate which damages the machinery part। third disadvantage, it poses the relative motion between two surface in contact। ये दो सरफेस आपस कांटेक्ट में आते हैं तो इनके रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, जो मैंने भी टायर वाला एग्जांपल आपको दिया। तो यही सब कुछ इसके डिसएडवांटेज है। फिर थर्ड क्या पढ़ना जो कि आपको इम्पोर्टेंट है, कैसे फ्रिक्शन को कंट्रोल किया जाता है, कैसे इसको लिमिट किया जा सकता है। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, बाई पॉलिशिंग, लुब्रिकेटिंग, ठीक है, बियरिंग, ग्रीजिंग,
जैसे देखते हैं आपका जो साइकिल का जो चैन होता है या बाइक का जो चैन गन होता है, तो ज़्यादा मतलब देखते हैं चलते से ज़्यादा उसमें फ्रिक्शन लगने लगता है, तो उसको लिमिट कैसे किया जाता है, कैसे मतलब कैसे फ्रिक्शन को बेसिकली हमें कम करना है, फ्रिक्शन को हमें क्या करना है, लिमिट में करना है। तो देखते हैं जो साइकिल का जो चैन होता है या बाइक वाइक का जो चैन होता है, कभी कभी क्या होता है मोशन को ज़्यादा वो ओपोज करने लगते हैं, तो हम क्या करते हैं उन पर तेल लगाते हैं कि नहीं, क्योंकि सरफेस थोड़ा सा स्मूथ हो, जिस वजह से फ्रिक्शन हमें क्या है, कम मिले, है कि नहीं। तो पॉलिशिंग करते हैं, फिर ग्रीसिंग भी होता है, किसी मशीनरी पार्ट पे ग्रीसिंग होता है, फिर आपका पॉलिशिंग तो हमने जान ही गए, फिर आपका एक होता है आपका ग्रीसिंग हो गया, पॉलिशिंग हो गया, कि लुब्रिकेटिंग होता है, लुब्रिकेशन से भी क्या होता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। फोर्थ आपका एक होता है बॉल बियरिंग, क्या होता है, बड़े बड़े क्या होते हैं, बॉल होते हैं, उनके अंदर एक छोटे छोटे सर्कुलर शेप के अंदर फॉर्मेशन किया जाता है, बॉल बियरिंग होता है। एक आपका स्टील का बॉल होता है, उसके अंदर जो होता है बेसिकली ऐसा आप मान सकते हो, ये आपका बॉल होता है स्टील का, इसके अंदर छोटे छोटे बियर टाइप का बनाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि इस वजह से जब ये घूमे तो इस जो राउंड शेप का अंदर जो फॉर्मेशन हुआ है शेप का, उस वजह से फ्रिक्शन कम लगे। अगर ये सिंगल सर्कुलर बॉल रहता है तो ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है, बट अंदर हमने बियरिंग शेप का एक सर्कुलर शेप का क्रिएशन किया है, जिस वजह से फ्रिक्शन हमें कम मिल रहा है। फिर एक और पॉइंट होता है कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाना है तो एक प्रॉपर मटेरियल लें, क्योंकि मैंने बताया था कि फ्रिक्शन जो है मटेरियल पर डिपेंड करता है, तो जो भी हमें ऑब्जेक्ट को बनाना है तो हमें ध्यान से बनाना चाहिए किस मटेरियल का यूज करें कि हमें फ्रिक्शन जो है कम मिले। तो ये सब मेथड है जिससे हम लोग फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, अगर उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है तो, ठीक है। और अगर फ्रिक्शन कम लग रहा है और उसको ज़्यादा करना है तो क्या करना पड़ेगा, सरफेस को रफ कीजिए, ये सब बहुत सारा का रीजन है। तो हम लोग हर तरह के अपने कॉन्सेप्ट को सुलझ पढ़ लिए, ठीक है, जितना हो सकता था हमने फ्रिक्शन को टॉप लेवल का कॉन्सेप्ट, बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है फ्रिक्शन का। एक भी कॉन्सेप्ट हमने छोड़ा नहीं है, आपके एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। हर कॉन्सेप्ट को मैंने आपको डील किया है, तो आज प्लीज़ रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है किसी तरह का डाउट है या कोई टॉपिक हम उससे छूट गया है मिस्टेक से, तो आप प्लीज़ पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आपके लिए मैं हमेशा रेडी हूँ, आप ही लोग के लिए मैं हूँ। सपोर्ट बस बनाए रखिएगा, आप ही लोग के लिए मैं दिन भर मेहनत करता हूँ और करता रहूँगा, ठीक है। पूरा सिलेबस फिनिश करके आपको दूंगा, और जब पेपर आएगा तो आप देखिएगा कि पूरा कॉन्सेप्ट यही से छपेगा आपके पेपर में, ये मेरा वादा है शुरू, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा मेरे भाई, पढ़ते रहिए, ओके, खेलते रहिए, हंसते रहिए, बाय बाय, जय हिंद माय वॉरियर।